हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू सशक्त एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी की और चैप्टर होगा 4th। उससे पहले कल का एक कन्फ्यूजन था एक क्वेश्चन में, जो कि मैं खुद कंफ्यूज थी, तो आपको मैं बता देती हूँ। क्या विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी कहाँ पे स्थित है? तो ये है दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका। और यह दक्षिणी अमेरिका के गुयाना, इसकी जो नदी द्रोणी है, जो अपवाह तंत्र है इसका किन किन देशों में फैली है, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। ठीक है, तो देखते हैं। यह है गुयाना, वेनेजुएला, बोलीविया, अर्जेंटीना, इक्वाडोर, इन सभी देशों में इसकी अपवाह द्रोणी फैली हुई है। ठीक है, और दूसरा है भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? ठीक है, तो ये है गंगा नदी की नदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर नदियाँ जो मिलती हैं उत्तर से आके मिलती हैं और दक्षिण की, इसका नदी तंत्र सबसे बड़ा है। ठीक, तो ये अपने भारत का नदी द्रोणी अपवाह तंत्र हो गया। ठीक, तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। 4th चैप्टर जो है कि जलवायु। जलवायु चैप्टर पिछले 2 अध्यायों में आप देखिए, थोड़ा इसको जूम करते हैं। पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। स्थलाकृतियों के बारे में हमने पढ़ा, अपवाह तंत्र के बारे में हमने पूरा नदी तंत्र पढ़ लिया है। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये हैं। इस अध्याय में आप तीसरे तत्व अर्थात हमारे देश की वायुमंडलीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत के जलवायु के अध्ययन करके जान सकते हैं। ठीक है, अब ये जो कि जलवायु, जैसे कि जलवायु आने वाला ये भी है, मैं ये मार्च अप्रैल 5 अप्रैल को ये वीडियो बना रही हूँ, और जून जुलाई जैसा कि अब आने वाले महीनों में यही मानसून आने वाला है, तो हम सही समय पे ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। और ये चैप्टर आप जब भी देखो तो जलवायु एक चैप्टर है, आप उस दृष्टिकोण से देखो। ठीक, तो जुलाई में वर्षा क्यों होती है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके जान सकते हैं। ठीक, और सिर्फ हम एग्ज़ाम देने के लिए जलवायु चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, आपको इसके बारे में मालूम भी होना चाहिए। अगर आप एक मानव जीवन का जन्म लिए हो तो ये चीज़ें नॉर्मल है, इन सब चीज़ों को जानना आवश्यक है कि बारिश ठंड क्यों इतने दिसंबर में पड़ती है, क्यों हम गर्म ऊनी कपड़े पहनते हैं, और बारिश क्यों जून और जुलाई में ही होता है, और वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण वर्षा क्यों कभी भी हो जा रही है, उसका कोई टाइम ड्यूरेशन मतलब फिक्स्ड नहीं है, और इसके कई रीज़न होते हैं। तो आज हम इन सब चीज़ों को इस जलवायु वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो एक विशाल क्षेत्र में लंबे समयावधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा गतिविधियों का कुल योग जलवायु कहलाता है। जो लंबे वर्ष का जो पूरा समयावधि होती है, जैसे 30 वर्ष से अधिक, ठीक, में मौसम की अवस्थाओं में जो परिवर्तन होते हैं या विविधताएं होती हैं, उनके कुल योगों को क्या बोला जाता है? जलवायु। मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। ठीक है, मौसम बदलता रहता है, जैसे रात में कुछ है, दिन में कुछ है। ठीक है, मौसम समय मतलब कम ड्यूरेशन का होता है, ये बदलता रहता है, लेकिन जलवायु लंबी अवधि की होती है, जो कि अपने निश्चित समय पर ही बदलती है। ठीक, जैसे गर्मी के बाद ठंडी आना है, ठंडी के बाद बरसात आना है, ठीक है, फिर पतझड़ आना है, तो ये चीज़ें फिक्स होती हैं और अपने निश्चित समय पर ही होती हैं, लेकिन मौसम आए दिन बदलता रहता है। मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण एक ही होते हैं। मतलब जलवायु और मौसम के जो तत्व होते हैं वो समान होते हैं। तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण एक ही होते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक दिन में ही कई बार बदलती है, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों से घिरा या साफ तथा
आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतुओं में विभाजित किया गया है। विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। क्या आप जानते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों है? इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। ठीक, आइए इधर देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपके नॉर्मल एक ये जानकारी तो होनी ही चाहिए, आपको एग्ज़ाम देना हो या ना देना हो, फिर भी ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मौसम। मानसून का अर्थ एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। समान प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। हर जगह जो है जलवायु अलग अलग होती है। जैसे आप नॉर्थ ईस्ट को देख लो, और जैसे जो सिक्किम है हमारा देश, ठीक है, यहाँ पे गर्मी के दिनों में भी वहाँ पे ठंड का मौसम रहता है, कभी भी वर्षा हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे धूप बहुत ही कम होती है, जबकि यह हमारे भारत देश का ही राज्य है, फिर भी यहाँ पे हमेशा ठंड रहती है। ठीक है, नॉर्मल आप नहीं रह सकते हो, आए दिन बारिश होती है, हमेशा बादल छाए रहते हैं। तो एक ही देश में अलग अलग, जैसे नॉर्थ ईस्ट का है मौसिनराम, वहाँ पे हमेशा ही वर्षा होती रहती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है मौसिनराम में। ठीक है, तो देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रादेशिक भिन्नताएं हैं। आइए हम दो महत्वपूर्ण तत्व, तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर तथा एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार से की भिन्नता है। ठीक, एक मिनट, ब्राइटनेस थोड़ी कम हो गई। गर्मियों में राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50% से तक पहुंच जाता है, जबकि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में तापमान लगभग 20 डिग्री से सेंटीग्रेड रहता है। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर के द्रास का तापमान -45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री से सेंटीग्रेड हो सकता है। ठीक, जैसे कि नॉर्थ और साउथ में कितना बड़ा डिफरेंस है। जहाँ पे जम्मू कश्मीर में द्रास रीजन में माइनस टेम्परेचर रहता है, वहीं पहलगाम में लगभग 20% सेंटीग्रेड रहता है। वहीं दक्षिणी भारत में तिरुवनंतपुरम में यह 22 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। ठीक, देखिए आप कितनी बड़ी विभिन्नताएं हैं। तो आइए देखते हैं ये फैक्ट क्या है, और दोस्तों इस फैक्टों पे बहुत ही ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50% से सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि उसी रात यह नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान एवं निकोबार में दिन तथा रात का तापमान लगभग समान होता है ही रहता है। ठीक, तो आप देख सकते हैं एक ही देश में कितनी ज़्यादा भिन्नताएं हैं कि रेगिस्तान का तापमान जो है रात और दिन में कितना डिफरेंस होता है।
दिन में होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड तो रात में होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो है तापमान बिल्कुल समान रहता है दिन और रात दोनों का। ठीक, आगे चलते हैं। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार में ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी भिन्नता होती है। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन इसको फिर से देखते हैं। शेष भाग में वर्षा के रूप में होता है। ठीक, वार्षिक वर्षण में भिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीग्रेड होता है। देखिए कितना बड़ा अंतर है मेघालय और पश्चिमी राजस्थान में। यहाँ 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख और पश्चिमी राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से तटीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर कम होता है। देश के आंतरिक भागों में मौसमी या ऋतुनिष्ठ अंतर अधिक होता है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भिन्नताएं लोगों के जीवन में विविधता लाती हैं, जो उनके भोजन, वस्त्र और घरों के प्रकार में दिखती हैं। ठीक है, आपको ये विभिन्नता देखने को मिलेगी। आप अगर सिक्किम में जाओगे, वहाँ पे जो मकानों की बनावट है वो अलग होगी। जम्मू कश्मीर में मकानों की बनावट जो है वो अलग होगी। ठीक है, जहाँ भी बर्फबारी होती है वहाँ के मकानों की बनावट अलग होगी। ठीक, और दक्षिण भारत और उत्तर भारत में घरों की बनावट अलग होगी। तो आइए देखते हैं, ज्ञात कीजिए। राजस्थान में घरों की दीवार, देखिए राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी होती है। तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं? असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी इसी के बारे में आपको आगे बताया जाएगा, क्यों ऐसा होता है कि राजस्थान के घरों की दीवार मोटी, छत चपटी क्यों होती है, तराई क्षेत्र तथा गोवा एवं मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं, असम में प्रायः कुछ घर बांस के खंभों पर क्यों बने होते हैं। तो आइए देखते हैं इसका क्या है। आपको इसी चैप्टर में इसका उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, ये जलवायु विभिन्नताओं के कारण यह अंतर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, घरों के बनावट में जलवायु नियंत्रण। किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 प्रमुख कारक हैं। अक्षांश, तुंगता मतलब ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। ये सभी जो जलवायु को नियंत्रित करने वाले 6 जो प्रमुख कारक हैं यही हैं। अक्षांश, तुंगता मतलब ऊंचाई, वायुदाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी कितनी है, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। ठीक, आगे देखते हैं। पृथ्वी की गोलाई के कारण इससे प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा अक्षांशों के अनुसार अलग अलग होती है। इसके परिणाम स्वरूप तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर सामान्यतः घटता जाता है। विषुवत वृत्त, देखो ये है पृथ्वी, ये है विषुवत वृत्त। ठीक, और ये है ध्रुव। तो वृत्त परिणाम तापमान विषुवत वृत्त से, यह है विषुवत वृत्त का एक इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। यहाँ से जो है वृत्त से ध्रुवों की ओर जो है सामान्यतः तापमान इधर जाने पे घटता जाता है, क्योंकि ये बर्फीला एरिया होता है तो यहाँ पे तापमान घटता जाता है। उत्तर की ओर उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव इधर भी घटता जाता है। ठीक, जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको याद रख सकते हैं।
जो इस ये लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आप एग्ज़ाम टाइम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। ये लाइन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा और याद रखिएगा कि जो ऊंचाई के साथ ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जब कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊंचाई की ओर जाता है तो वायुमंडल की सघनता कम हो जाती है। जैसे जो भी गैसें हैं, धूल, मिट्टी, कण हैं, वो जितनी आप ऊंचाई पे जाते जाओगे वो कम होते हैं, तो वो सघनता कम हो जाती है तथा तापमान घट जाता है। जैसे आप पृथ्वी के नज़दीक रहोगे तापमान ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप पृथ्वी से दूर जाते जाओगे तापमान घटता जाता है। इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं, ठीक है, क्योंकि पहाड़ जो हैं बहुत ऊंचे होते हैं, ठीक। तो क्योंकि ये पृथ्वी से ऊपर उठे हुए होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ठंडा होता है मौसम पहाड़ियों में, ठीक है। गर्मी के मौसम में घट जाता है, इसलिए पहाड़ियाँ गर्मी के मौसम में ठंडी होती हैं। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता है। देखिए ये भी बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर क्या है ये पूरा, यहाँ से देखिए। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब एवं पवन तंत्र उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। समुद्र का जलवायु पर समकारी प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है यह प्रभाव कम होता है, ठीक। आगे देखते हैं। कम होता जाता है एवं लोग विषम मौसमी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। इसे महाद्वीपीय अवस्था, गर्मी में बहुत अधिक गर्म एवं सर्दी में बहुत अधिक ठंडा कहते हैं। महासागरीय धाराएं समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ तटीय क्षेत्रों की जलवायु को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं और वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो। उदाहरण के लिए कोई भी तटीय क्षेत्र जहां गर्म या ठंडी जलधाराएं बहती हैं, वायु की दिशा समुद्र से तट की ओर हो, तब यह तट गर्म या ठंडा हो जाएगा, ठीक। आइए देखते हैं, ज्ञात कीजिए। ये जो फैक्ट है ना इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। यहाँ ये जो फैक्ट होते हैं ना एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए आपका ये बेस मजबूत होना चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी अगर आप 6 से लेकर 12th तक एनसीईआरटी पढ़ लेते हो तो आपका ज्योग्राफी कंप्लीट है। आपको कोई स्टैंडर्ड बुक अगर नहीं भी पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। ज्योग्राफी ऐसी चीज़ है ना कि आपको एनवायरनमेंट से भी जोड़ देगी, इकोलॉजी से ओवरलैपिंग सब्जेक्ट है, ठीक। और ज्योग्राफी ऐसा है कि आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हो और उसके थ्रू समझते हो। मैप जैसे आप नदियाँ, पहाड़, पृथ्वी, पेड़ पौधे सब कुछ जानते हो, इसलिए ज्योग्राफी आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप मैपिंग को आंख बंद करके समझ जाओगे कि ये देश कहाँ पे स्थित है, ठीक है। दक्षिण एशिया में है, उत्तरी एशिया में है, या फिर यूरोप में है, अमेरिका में है, दक्षिणी अमेरिका में है, ये आंख बंद करके आप समझ जाओगे अगर आप अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ोगे। और मैपिंग जो भी आप राज्य, देश और कंट्री पढ़ो उसको मैप में ज़रूर देखो, तभी आपको मैपिंग अच्छे से आएगी। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित हैं? विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित हैं? देखिए जैसे कि आप उदाहरण के रूप में देख लीजिए सहारा मरुस्थल, ठीक। ये सहारा मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में। और कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी तट में। भारत का थार
थार डेजर्ट जिसको बोलते हैं भारत का, वो भी पश्चिम में है। ऐसा क्यों है? आप कारण बता सकते हो? महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर ही क्यों स्थित होते हैं जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं? इस पर विचार कीजिए और आइए इसके अंदर देखते हैं क्यों होता है। ये जब पढ़ोगे तो आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। अंत में किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में उच्चावच की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऊंचे पर्वत ठंडी तथा अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वे वर्षा लाने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा का कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं। जैसे ये पर्वत है, ठीक है, अपना हिमालय है, ठीक, यहाँ पे जो हवाएं आती हैं इन्हीं की वजह से यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में और उत्तर भारत में वर्षा होती है। जो पूर्वी मानसून आता है, जो पश्चिमी मानसून आता है, तो अगर ये नहीं होता तो शायद हमें वर्षा प्राप्त नहीं होती। यदि उनकी ऊंचाई इतनी हो कि वर्षा आने वाली वायु के रास्तों को रोकने में सक्षम होते हैं तो ये उस क्षेत्र में वर्षा के कारण भी बन सकते हैं। पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे होते हैं। जैसे एक तरफ तो ये वर्षा करते हैं, ठीक, और एक तरफ जो होते हैं वो सूखे होते हैं क्योंकि हवाएं इनको रोक लेती हैं और वर्षा इस क्षेत्र में होता है और इस क्षेत्र में नहीं होता। चलिए, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो अब हम सारे कारक पढ़ेंगे जो कि हमने पढ़ा था। अक्षांश से शुरू करते हैं। कर्क वृत्त देश के मध्य भाग, कर्क वृत्त देश के मध्य भाग पश्चिम में कक्ष के रन से लेकर पूर्व में मिजोरम से होकर गुजरती है। देश का लगभग आधा भाग कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग उपोष्णकटिबंधीय है। उपोष्णकटिबंधीय है। इसलिए भारत की जलवायु में उष्णकटिबंधीय जलवायु एवं उपोष्णकटिबंधीय जलवायु दोनों की विशेषताएं उपस्थित हैं। उसके बाद अक्षांश हो गया। उसके बाद दूसरा कारक है ऊंचाई। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। भारत का तटीय क्षेत्र भी विशाल है जहां अधिकतम ऊंचाई लगभग 30 मीटर है। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन्हीं पर्वतों के कारण इस क्षेत्र में मध्य एशिया की तुलना में ठंड कम पड़ती है। वायुदाब एवं पवन, तीसरा कारक है वायुदाब एवं पवन। भारत में जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। जलवायु तथा संबंधित मौसमी अवस्थाएं निम्नलिखित वायुमंडलीय अवस्थाओं से संचालित होती हैं। वायुदाब एवं धरातलीय पवनें, ऊपरी वायु परिसंचरण तथा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ एवं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। देखिए, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों, जिसे बोलते हैं ट्रेड विंड वाले क्षेत्र में स्थित है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में के उपोष्णकटिबंधीय उच्च दाब पट्टियों से उत्पन्न होती हैं। ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं। ये जो कोरियोलिस बल होता है, जैसे ये पृथ्वी है और जो पवनें चलती हैं, तो ये जो कोरियोलिस बल के कारण ये जो दक्षिणी होती हैं उत्तर की ओर विमुख हो जाती हैं और जो उत्तरी होती हैं वो दक्षिण की ओर बहना शुरू कर लेती हैं। तो ये कोरियोलिस बल के कारण होता है, ठीक। पट्टियों से उत्पन्न होती हैं, ये दक्षिण की ओर बहती हैं। कोरियोलिस बल के कारण दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं, तो दाहिनी ओर विक्षेपित हो जाती हैं, ठीक। विषुवतीय निम्न दाब वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं। सामान्यतः इन पवनों में नमी की मात्रा बहुत कम होती है क्योंकि ये स्थलीय भागों पर उत्पन्न होती हैं एवं बहती हैं। इसलिए इन पवनों के द्वारा वर्षा कम या नहीं होती है।
इस प्रकार भारत को शुष्क क्षेत्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए देखें क्यों, ऐसा क्यों नहीं है। आइए पहले देखते हैं कोरियोलिस बल क्या है। ठीक, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को कोरियोलिस बल कहते हैं। इस बल के कारण पवनें उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। इसे फेरल का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो भारत की वायु दाब एवं पवन तंत्र अद्वितीय हैं। शीत ऋतु में हिमालय के उत्तर में उच्च दाब होता है। इस क्षेत्र की ठंडी शुष्क हवाएं दक्षिण में निम्न दाब वाले महासागरीय क्षेत्र के ऊपर बहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में आंतरिक एशिया एवं उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उत्तर पूर्वी भारत के ऊपर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण गर्मी के दिनों में वायु की दिशा पूरी तरह से परिवर्तित हो जाती है। वायु दक्षिण में स्थित हिंद महासागर के उच्च दाब वाले क्षेत्र से दक्षिण पूर्वी दिशा में बहते हुए विषुवत वृत्त को पार कर दाहिनी ओर मुड़ते हुए भारतीय उपमहाद्वीप पर स्थित निम्न दाब की ओर बहने लगती है। इन्हें दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के नाम से जाना जाता है। अभी आप थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर ये मैप के थ्रू भी इसमें समझाया गया है। आप अभी मैप देखेंगे, इसके पहले हम थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। ये पवनें कोष्ण महासागरों के ऊपर से बहती हैं, नमी ग्रहण करती हैं तथा भारत की मुख्य भूमि पर वर्षा करती हैं, जिसे दक्षिण पश्चिमी मानसून कहते हैं। उत्तर भारत में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण ही होती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचरण पश्चिमी प्रवाह के प्रभाव में रहता है। इस प्रकार का एक मुख्य घटक जेट धारा है। देखते हैं जेट धाराएं क्या होती हैं। जेट धाराएं लगभग 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांशों के बीच स्थित होती हैं, इसलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धाराएं कहा जाता है। भारत में ये जेट धाराएं ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय के दक्षिण में प्रवाहित होती हैं। इस पश्चिमी प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। ठीक, गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के ऊपर से चलती जाती हैं। एक पूर्वी जेट धारा, जिसे उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट धारा कहा जाता है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में प्रवाहित होती है। ठीक, आइए देखते हैं जेट धारा क्या होती है। अभी आपने पढ़ा जेट धारा के बारे में, तो आइए देखते हैं जेट धारा होती क्या है। जेट धारा ये एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल तो आप जानते होंगे पृथ्वी की जो लेयर्स होती हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। ठीक, तो ये क्षोभ मंडल के बारे में बात हो रही, सबसे निचली जो परत होती है। क्षोभ मंडल में संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12,000 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा एवं सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बहुत सी अलग अलग जेट धाराओं को पहचाना गया है। उनमें सबसे स्थिर मध्य अक्षांशीय एवं उपोष्ण कटिबंधीय जेट धाराएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा जेट धारा क्या होती है, कोरियोलिस बल क्या होता है। ठीक, अब देखते हैं पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या होता है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ सर्दी के महीनों में उत्पन्न होने वाला पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाले पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।
अभी तक हमारे देश में जो वर्षा हो रही थी वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हो रही थी, केरल तट से इधर से बहते हुए नॉर्थ ईस्ट होते हुए उत्तर भारत में पहुंची थी। अब जो पश्चिमी मानसून है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र से जो हवाएं आती हैं नमी लेकर, वो पश्चिमी भारत में वर्षा करती हैं। देखिए, विक्षोभ, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली पश्चिमी प्रवाह के कारण होता है। वे प्रायः भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात मानसूनी महीनों के साथ साथ अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में आते हैं तथा ये पूर्वी प्रवाह के एक भाग होते हैं। एवं देश के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्या आपने आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा के तटों पर उनके द्वारा किए गए विनाश के बारे में पढ़ा या सुना है? बिल्कुल। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें दिया है मैपिंग। अब आप इसको मैपिंग के थ्रू भी समझ सकते हैं। देखिए, ये जो लाइन है ये है धरातली पवन, ठीक। उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम कौन सी है? ये है जेट स्ट्रीम, धाराएं या हवाएं, ये है जेट स्ट्रीम। तिब्बत के पठार के ऊपर जो जेट स्ट्रीम चल रही है। फिर ये है दक्षिणी जेट स्ट्रीम, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, ये देखिए ये वाली है। उसके बाद ये है जेट स्ट्रीम, ये है बंगाल की खाड़ी, ये है अरब सागर, ये है विषुवत वृत्त, ये है कर्क रेखा, ये है प्रशांत महासागर, ठीक। ये है ऑस्ट्रेलिया। क्या है ये? भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी महीने के दौरान मौसम की स्थिति। और ये है हिंद महासागर, यहीं से मानसून जून के महीने में यहाँ से मौसम स्टार्ट होता है। फिर बंगाल की खाड़ी में हिंद महासागर से नमी ग्रहण करते हुए ये उत्तर भारत में वर्षा होता है। पहले नॉर्थ ईस्ट में करती है यही हवाएं जो होती हैं, दक्षिण पूर्वी मानसून, उसके बाद ये उत्तर भारत में वर्षा करती हैं। चलिए नेक्स्ट मैप देखते हैं, इसमें क्या है। तो यह भारतीय उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान मौसम की स्थिति। देखिए, यह है धरातलीय पवनें, उपोष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। तो उष्णकटिबंधीय यह है जो पूर्व की तरफ से आती हैं, ठीक। और उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम जो होते हैं ये धरातलीय होती हैं ना, तो ये देखिए ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, और जो उष्णकटिबंधीय है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बह रही है। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम ये उष्णकटिबंधीय है, तो ये पश्चिम से पूर्व से पश्चिम है, और उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, ऐसे जाती है ये बंगाल की खाड़ी से होते हुए फिर ये भारत में पहुंचती है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम भारतीय, अभी तक तो हम कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में जान रहे थे कि वर्षा के कौन कौन से कारक होते हैं जिनके कारण वर्षा होती है, ठीक। अब भारतीय मानसून के बारे में हम पढ़ेंगे। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने, उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ, चूँकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। मानसून का आगमन, ये एक खूबसूरत पिक्चर है मानसून आगमन का। कितना हरा भरा हो जाता है आसपास पहाड़ी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर तथा एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण हैं। स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है, जिसको ITCZ बोलते हैं। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। क्या है उष्णकटिबंधीय? उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त के 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ITCZ उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति इसमें दी गई है। यह विषुवत वृत्त जो होता है उसे 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है, खिसक जाता है उत्तरी मैदान की ओर। आगे देखते हैं। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। देखिए ITCZ के बारे में यहाँ पे दिया गया है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। ITCZ अंतः उष्ण अभिसरण क्षेत्र, ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है, लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है दाब की अवस्था में इस नियतकालीन परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है। डार्विन
उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, हिंद महासागर 12.5 डिग्री दक्षिणी 131 डिग्री पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण में 149 डिग्री पश्चिमी के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। ठीक, अगर ऋणात्मक है, दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम वर्षा होगी और विलंब से आने वाली मानसून होगी। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है। एल नीनो जो है गर्म समुद्री जलधारा है जो दक्षिणी अमेरिका है, ये पेरू तट है। ठीक, ये पेरू तट है। जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है। इसलिए इस परिघटना को एनसो या एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। आइए देखते हैं अब एल नीनो होता क्या है। एल नीनो ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है, क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है। एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देती है। ठीक, यह जो होती है एल नीनो जो होती है भारत के लिए, जो भारत के मानसून को ये प्रभावित करती है। इसमें औसत से कम वर्षा होती है भारत में जब एल नीनो आता है। तो मानसून का आगमन एवं वापसी, देखिए मानसून का आगमन एवं वापसी। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं हैं, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रवाहित होती हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट या फटना कहते हैं तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है। भारत में जो मानसून प्रवेश करता है वो केरल तट से करता है। जो भारत का मानसून है वो केरल तट से भारत में प्रवेश करता है, ऐसे बे ऑफ बंगाल से होते हुए यहाँ से नमी ग्रहण करता है और उत्तर भारत में यह बारिश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है। दक्षिण छोर से प्रवेश करता है, इसके बाद यह 2 भागों में बढ़ जाता है। अरब सागर एवं बंगाल शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंच जाती है। ऊंचे पर्वतों के कारण
मानसूनी पवने ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवने पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती हैं। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर से प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। अब हम पढ़ेंगे वर्षा पर ऋतुओं का क्या प्रभाव होता है या अब हम ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होता है। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, मौसम दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, लेकिन जलवायु एक निश्चित समय में बदलती है। बहुत अधिक परिवर्तन होता है। विशेषकर देश के आंतरिक भागों में ये परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होते हैं। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है। यद्यपि यहाँ वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः, ये एक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये हैं शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल। 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है इसमें, लेकिन दिया तो 3 ही है। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल, मतलब इसको 4 भागों में बांट दिया गया है। मानसून का आगमन और वापसी काल को भी इसमें काउंट किया गया है। शीत ऋतु, अब हम ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। जो चारों ऋतुएं दी गई हैं उनके बारे में, तो हम पहले पढ़ेंगे शीत ऋतु के बारे में। चलिए, उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती हैं। भारत के उत्तरी भाग में ये एक मैप दिया हुआ है जो मौसम का आगमन है, वर्षा का आगमन है, उसका एक मैप दिया है जिसका आपने अभी थ्योरी में पढ़ा है। ये 5 जून से यहाँ से मौसम
1 जून से केरल से ये मौसम जो बंगाल की खाड़ी से निकलते हुए नॉर्थ ईस्ट में जाता है, उसके बाद फिर यहाँ से ये देखिए यहाँ से फिर उत्तर भारत में प्रवेश करती है। 10 जून से ये महाराष्ट्र में सौराष्ट्र में एंट्री करती है अरब सागर से, फिर यह अन्य क्षेत्रों में जाकर वर्षा करती है। ये सारे फिर यहाँ से 15 जून को दिया है। फिर ऐसे ही जो दक्षिण पूर्वी पश्चिम मानसून है वो भारत में एंट्री करता है और वर्षा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। जितना उत्तर भारत में ठंड पड़ती है, दक्षिण भारत में ठंड नहीं पड़ती है। वहाँ नॉर्मल कपड़ों में आप रह सकते हो ठंड के दिनों में भी। बीच होता है, दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। ये स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि यहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रवाहित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, इसको फिर से एक बार पढ़ते हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रवाहित होकर ये पवन पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसपास साफ तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। ठीक। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम में चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती हैं। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात जिसकी उस समय बहुत यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहाँ तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। ठीक। अब पढ़ते हैं हम ग्रीष्म ऋतु के बारे में। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की ओर खिसक जाती है। मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है। ताप पट्टी के स्थानांतरण
स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश एवं गुजरात का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस होता है। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान सामान्यतः 45 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान कम होता है। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखिए, ये ITCZ के बारे में बात कर रहा है। ठीक, देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्मकाल में तापमान में वृद्धि होती है तथा वायु दाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिम में थार रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। देखो, उत्तर पश्चिमी, ये उत्तर है, ये पश्चिमी, तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती हैं। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुँचाती हैं क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। ठीक है, इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा की भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। ठीक, ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं तथा प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। यह दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। ये दक्षिणी पूर्व व्यापारिक, देखिए यहाँ पे ये दिया है मौसम कब आता है, कहाँ, कब शुरू होता है, कब पहुँचता है उत्तरी भारत में, कब ये बंगाल की खाड़ी में पहुँचा है। ये 15 नवंबर, देखिए दिया है ना, 15 नवंबर, 1 नवंबर, 15 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से यह मानसून शुरू होता है। यहाँ से मानसून उठता है बे ऑफ बंगाल से होते हुए फिर उत्तर भारत में प्रवेश करता है। फिर 1 अक्टूबर से यह मुंबई के सौराष्ट्र से होते हुए उत्तर भारत में प्रवेश करता है। ठीक, कुल मिलाकर नवंबर या 15 जून तक ये मौसम जो है, ये वापसी वाले मौसम बता रहा है, सॉरी, ये जब मौसम की वापसी होती है, वर्षा की वापसी होती है, वापसी में जो वर्षा होती है कर्नाटक और केरल के तट पर। ठीक, ये वापसी बता रहा है। 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर, दिसंबर तक मौसम वापस चला जाता है। ठीक, फिर अगले बरस आना है, फिर 15 जून से स्टार्ट होता है। ठीक, सबका समय निर्धारित है, निश्चित है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण चीज़ें अब बदलती जा रही हैं। अब जो वैज्ञानिकों द्वारा जो आंकड़े बताए जाते हैं कभी कभी वो फेल हो जाते हैं कि कब वर्षा होगी, कब आंधी तूफान आएगा, कभी कभी एक्यूरेट नहीं निकलता है क्योंकि इसका प्रभाव जो है ये ग्लोबल वैश्विक जो तापन है इसके कारण चीज़ें बदल रही हैं। पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। चूँकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर
से होकर गुजरती हैं, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती हैं। सुदूर उत्तर पूर्वी भाग को छोड़कर ये मानसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग 1 महीने में पहुंच जाती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून का भारत में अंतर्वाह यहाँ के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। मौसम के प्रारंभ में पश्चिम घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में वर्षा होती है। यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मासिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है, जैसे कच्छ का रन और राजस्थान का कुछ क्षेत्र जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। मानसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। दूसरे शब्दों में मानसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। मानसून में आने वाले ये विराम मानसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। जब मानसून की गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं। देखो, हिमालय की नदियों की पर्वतीय जलग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान एवं माल की भारी क्षति होती है। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मानसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है। तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। यह गर्त निम्न दाब के मानसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। मानसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय। काल में भिन्नता होती है। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है। इसलिए यह कभी कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। ठीक है। मानसून की वापसी परिवर्तनीय मौसम। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मानसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। धीरे धीरे
उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दक्षिण पश्चिमी मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। अक्टूबर के प्रारंभ में मानसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना, अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा, अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। मानसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। दिन का तापमान उच्च होता है जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य होता है, उमस होती है कुल मिलाकर। इसे सामान्यतः क्वार उमस के नाम से जाना जाता है, क्वार उमस के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टैलेग्माइट एवं स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, दो फैक्ट आपको इसमें क्लियर हुआ। मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टैलेग्माइट एवं स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। यह स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होती है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। देखिए, ये जो मौसम क्या है, ये बंगाल की खाड़ी, देखिए कहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। देखिए, ये है पश्चिमी घाट, यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। उसके बाद है ये 400 से अधिक होती है। ये तो कुछ हल्का है, यहाँ पे 200 से 400 के बीच में होता है, 200 से 400 के बीच में होता है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो है सबसे अधिक वर्षा यहाँ पे होती है। ये है 400 से अधिक किलोमीटर से अधिक सेंटीमीटर से अधिक होता है। ठीक, सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे होती है। उसके बाद धीरे धीरे घटती है। तो 200 से 400 के बीच पश्चिमी घाट में होती है, 100 से 200 के बीच उत्तरी मैदान में होती है, 100 से 200 के बीच उत्तरी मैदान में होती है, फिर 60 से 100 होती है। पश्चिम में जाते जाते यह बहुत ही कम हो जाती है, 0 से 20 हो जाती है। ठीक, आप कुछ ये डेटा देख सकते हैं। जैसे पश्चिम में उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर जाओगे वर्षा कम होती जाएगी। ठीक, आगे चलते हैं। 2 मैप दिया गया है, वार्षिक वर्षा दिया गया है इसमें, वही सेम टू सेम मैप है। वार्षिक वर्षा इसमें दिया गया है, सेम ही है डेटा, कुछ अंतर नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आप मैप देख सकते हो, अगर देखना चाहो तो स्टॉप करके देख सकते हो, पॉज कर सकते हो। ये है न्यूज़ दिया है, फ्रीजिंग कश्मीर, ये वर्षा के मौसम में और ठंड के दिनों का जो है पेपर में न्यूज़ है, उसको इसमें छापा गया है। डिवेस्टेटेड बाई Chennai submerged, haze hazards on road, hint of an early summer, a day Mumbai won't forget, cold comfort for New Year revelers, freezing Kashmir. देखो, after 2 days of beating cold sun, science expect a ballistic winter after western wind are in. So it's officially winter in the capital दिल्ली, श्रीनगर, अमृतसर, शिमला। ठीक है, तो क्या दिया गया है इसमें, क्रियाकलाप। उपरोक्त समाचार पत्रों के अंशों में वर्णित स्थानों तथा ऋतुओं के नाम बताएं। मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना कीजिए और उनके अंतर के कारण दीजिए। वस्तु स्थिति अध्ययन के दृष्टिकोण से बाढ़ एक विपदा का मूल्यांकन कीजिए। इसका उत्तर आपको देना है। आप चाहे तो कॉपी में लिख सकते हैं, आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। चलिए आगे देखते हैं। गोदावरी
कृष्णा एवं कावेरी नदी के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों से होती है। आगे बढ़ते हैं। वर्षा का वितरण। पश्चिमी घाट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफ़ी कम होती है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित होता है। मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। देखो, मानसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं। वो तो नॉर्मल है कि जहाँ वर्षा अधिक होगी बाढ़ वहीं अधिक आएगी, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। ये तो होना ही है, नेचुरल है। मानसून एकता का परिचायक। देखो कैसे मानसून एकता का परिचायक कैसे, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण न तो अधिक गर्मी पड़ती है और न ही अधिक सर्दी। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान की दिशाओं में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मानसून का एक विशिष्ट लक्षण है। संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम
उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती हैं एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती हैं। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती हैं, उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो दोस्तों, ये चैप्टर काफ़ी लंबा था और ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। आइए एक बार रिव्यू कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए ये चैप्टर है जलवायु का। तो हमने पढ़ा जलवायु के बारे में, मानसून शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ा। कुछ क्षेत्रों में रात एवं दिन के तापमान में बहुत अधिक अंतर होता है। थार के मरुस्थल में दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जबकि उसी रात या नीचे गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दूसरी ओर केरल या अंडमान निकोबार में समान रहता है। ठीक, तो हमने इसके बाद पढ़ा महासागरीय कई हमने फैक्ट पढ़े। राजस्थान में घरों की दीवार मोटी तथा छत चपटी क्यों होती है। तराई क्षेत्र मैंगलोर में ढाल वाले छत क्यों होती हैं। असम में प्रायः कुछ बांस घर के खंभों पर क्यों बने होते हैं। विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर क्यों स्थित होते हैं। जलवायु नियंत्रण के बारे में हमने पढ़ा। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं वो पढ़ा हमने। जलवायु क्या होते हैं, अक्षांश, तुंगता, दाब एवं पवन तंत्र, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं तथा उच्चावच लक्षण। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं हमने पढ़ा। अक्षांश है, ऊंचाई है, उसके बाद है वायु, दाब एवं पवन है। उसके बाद हमने पढ़ा कोरियोलिस बल क्या होता है। ठीक, कोरियोलिस बल क्या होता है। उसके बाद हमने देखा जट धाराएं क्या होती हैं, जट धारा क्या होती है। उसके बाद हमने देखा पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्या होता है। उसके बाद हमने देखा ये चित्र देखा है भारतीय उपमहाद्वीप में जनवरी महीने में के दौरान मौसम की स्थिति कैसी होती है। फिर हमने देखा ये मैप देखा भारतीय उपमहाद्वीप में जून महीने के दौरान मौसम की स्थिति कैसी रहती है। ठीक, उसके बाद भारतीय मानसून हमने देखा। उसके बाद हमने ITCZ के बारे में देखा। ठीक, उसके बाद हमने एल नीनो के बारे में पढ़ा, मानसून का आगमन एवं वापसी पढ़ा। फिर हमने ऋतुएं पढ़ी, फिर शीत ऋतु के बारे में पढ़ा, ग्रीष्म ऋतु के बारे में पढ़ा। फिर यहाँ पे मौसम की वापसी का एक चित्र दिया हुआ है। हमने मौसम कब शुरू होकर कब ख़त्म होता है, भारतीय मानसून कब शुरू होता है और कब उत्तर भारत तक पहुँचता है, हमने एक ये मानचित्र देखा। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन देखा। फिर ये चित्र देखा मौसम वर्षा की वापसी, मानसून की वापसी का एक चित्र हमने देखा। मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मौसम देखा। फिर हमने देखा मौसिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टैलेग्माइट तथा स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। ये फैक्ट हमने देखा। फिर हमने देखा वर्षा का वार्षिक वितरण कहाँ पे कितना है, ये मानचित्र के माध्यम से देखा। ये दोनों मानचित्र हैं। फिर हमने ये एक न्यूज़ का पूरा बंच है जलवायु के बारे में वो देखा। फिर हमने वर्षा का वितरण देखा। मानसून एकता का परिचायक है, हमने देखा क्यों है। आइए अब देखते हैं क्वेश्चंस क्या क्या हैं। पहला है नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो कहाँ होती है, मौसिनराम में। ठीक, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान। आप इन क्वेश्चनों को आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे, इससे मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी इंकरेज होंगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में भी आंसर दिया करिए। अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं, ये आपके लिए है और बहुत ही लाभदायक है। आप देखेंगे मैंने शॉर्ट्स में बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोज़ डाले हुए हैं जो NCERT को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं और PYQ को प्रेफरेंस देते हैं। तो प्लीज़ NCERT को आप इग्नोर मत करिए, NCERT ज़रूर पढ़िए। इसीलिए मैंने NCERT की पूरी सीरीज़ शुरू की है। मैंने 6th 7th 8th की और ज्योग्राफी की NCERT में ख़त्म कर चुकी हूँ। ये है 9th, उसके बाद 10th 12th की मैं कंप्लीट करूँगी। उसके बाद अदर सब्जेक्ट की स्टार्ट करूँगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है, जिसे लू कहा जाता है। ठीक,
निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? चक्रवाती अवदाब, मानसून की वापसी, पश्चिमी विक्षोभ। यह है पश्चिमी विक्षोभ। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो जून के प्रारंभ में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? ठंडा दिन एवं ठंडी रातें। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में आपको इसको अपने कॉपी में आंसर राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। एक 1 लाइनर आंसर है, आप चाहें तो इसको कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। भारत में मानसूनी प्रकार की जलवायु क्यों? भारत के किस भाग में दैनिक तापांतर अधिक होता है एवं क्यों? किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? जेट धाराएं क्या हैं तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं? मानसून को परिभाषित करें। मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घट जाती है? कारण बताएं। ये है क्वेश्चन, कारण बताइए, ऐसा क्यों है? इसमें कारण बताना है। कारण बताएं। भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों? भारतीय उपमहाद्वीप में वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों में होती है। तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है क्यों? पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं क्यों? राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया क्षेत्र सूखा प्रभावित क्षेत्र है क्यों? भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाएं। मानसून अभिक्रिया की व्याख्या करें। शीत ऋतु की अवस्था एवं उसकी विशेषताएं बताएं। भारत में होने वाली भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइए। अब आपको ये जो दिया हुआ है मानचित्र कौशल, भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दर्शाइए। एक मैप लीजिए आप, फिर मैप में उसको दर्शाइए। 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है? तो आपको उसको दर्शाना है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में आपने मैप में देखा था, तो आपको वो दर्शाना है कि यहाँ पे होती है। 20 डिग्री सेल्सियस से कम वर्षा वाले क्षेत्र कहाँ हैं? तो ये पश्चिमी क्षेत्र हैं। ठीक, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दशा को आपको दर्शाना है मैप में। ठीक, परियोजना कार्य। तो दोस्तों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। प्लीज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और शेयर करिएगा। थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।